So hello everyone, welcome back to the channel. Hope you all are well. I am Aryan, friend and mentor of thousands of commerce students like you. And today we are going to start with class 12, chapter 1, business studies, nature and significance of management, part 3. So let's get into it. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमने लास्ट क्लास में अभी तक इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया इम्पोर्टेंस, फीचर्स और ऑब्जेक्टिव, और उससे लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट करा था नेचर और इंट्रोडक्शन, एंड हमने एक टॉपिक और कवर करा था एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. सो अब उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और फिर ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट के भी 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. सो ये 3 लेवल में सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा इस ट्रायंगल में, ये टॉप लेवल है. तो मतलब जैसे इस पोर्शन का एरिया जितना छोटा है, वैसे ही इस पोर्शन में लोग भी बहुत कम होते हैं. टॉप लेवल में सबसे कम लोग होते हैं, फिर मिडिल में थोड़े उससे ज्यादा होते हैं, एरिया बड़ा हो गया, और फिर जो लोअर लेवल होता है उसमें सबसे ज्यादा लोग होते हैं. तो इसी वजह से ट्रायंगल इस टाइप से बने कि यहाँ पे छोटे में टॉप, बड़े में मिडिल और सबसे बड़े में लोअर. और उसके बाद हम एक ट्रायंगल के साथ लाइन जा रही है अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर. तो जो पावर है ना, वो टॉप लेवल वाले नीचे ट्रांसफर करते हैं, उनके पास ये पावर होती है कि अपनी पावर को नीचे के लेवल्स में ट्रांसफर कर सके, इसलिए अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करती है. वेयर अकाउंटेबिलिटी बॉटम टू टॉप फ्लो करती है, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी है वो नीचे से ऊपर जाती है. अकाउंटेबिलिटी का मतलब किसी गलत काम या किसी भी काम के लिए आप आंसरेबल हो, उसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं. सो अकाउंटेबिलिटी फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, क्योंकि जो सबसे लोअर लेवल का है वो बंदा ज्यादा अकाउंटेबल होगा, फिर उसके बाद मिडिल होगा, तो और उसके बाद टॉप होगा. तो ये नीचे से फ्लो कर रही है, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो इसके मैंने आपको ये चार्ट समझा दिया. इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि टॉप लेवल में कौन कौन आता है. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो सबसे टॉप सीनियर मोस्ट मैनेजर्स होते हैं, जैसे सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, और भी बहुत सारे आपने सुने होंगे नाम, फिर चेयरमैन, जनरल मैनेजर, फाउंडर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. मतलब जो लोग कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन होते हैं, सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, वो लोग आते हैं टॉप लेवल में. फिर उसके बाद होता है मिडिल लेवल. इसके 2 नाम है, डिविजनल हेड या फिर डिपार्टमेंट हेड भी आप बोल सकते हो इसको. सो इसमें हमारा आता है प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट. तो मतलब किसी भी चीज के सामने आपको, जैसे प्लांट ये प्रोडक्शन के आगे आपको मैनेजर दिख जाए, परचेज मैनेजर सामने मैनेजर दिख जाए, तो मतलब वो सारे मिडिल में आएंगे. लेकिन जो जनरल मैनेजर है ना, वो आता है टॉप लेवल में. क्यों? क्योंकि जनरल का मतलब होता है जिसमें ज्यादा लोग इंक्लूड होते हैं. यानी जनरल मतलब इसकी पोस्ट बहुत बड़ी होगी इन लोगों से. ये तो सिर्फ प्रोडक्शन को मैनेज करेगा, परचेज करेगा, सेल करेगा, लेकिन जनरली सबको मैनेज करेगा, तो इसलिए उसकी पोस्ट बड़ी होती है, तो वो टॉप लेवल में आता है. और इसके बाद हम बढ़ते हैं लोअर लेवल की तरफ. लोअर लेवल के भी 2-3 नाम है, जैसे ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है. फर्स्ट लाइन मैनेजर, इसके पीछे भी एक रीजन है, ऑपरेशन लेवल और सुपरवाइजरी लेवल और लोअर लेवल. सो फर्स्ट लाइन मैनेजर का मतलब है कि ये यहाँ पे आप देख रहे हो ट्राइंगल के नीचे एक लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर पहले यही आ रहे लोअर लेवल. सो यानी ये फर्स्ट लाइन, और इस लाइन के नीचे जो होता है ना, वो होते हैं वर्कर्स. जो वर्कर जो काम करते, लेबरर्स जो काम करते, तो वो लोग इसके नीचे आते हैं. सो ये जो फर्स्ट लाइन मैनेजर, इसलिए क्योंकि लाइन के बाद जो फर्स्ट है ना, वो यही है लोअर लेवल, तो इसलिए इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर कहा जाता है. तो इनके एग्जाम्पल है सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव. इसमें जैसे सुपरिटेंडेंट है, तो सुपरिटेंडेंट तो आएगा लोअर लेवल में, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट सुपरिटेंडेंट कहाँ पर आएगा. तो प्लांट सुपरिटेंडेंट आएगा डिविजनल लेवल में, क्योंकि सुपरिटेंडेंट का मतलब भी एक तरीके से हेड हो सकता है. तो ये तो खाली सुपरिटेंडेंट लिखा है, तो ये आएगा लोअर में. लेकिन जब इसके आगे प्लांट लग गया ना, जैसे मैंने बताया था कि प्रोडक्शन के आगे मैनेजर लगाओ, सेल्स के आगे मैनेजर लगाओ, तो वो सारे मिडिल में आते. वैसे अगर सुपरिटेंडेंट के आगे प्लांट लग गया, यानी प्लांट सुपरिटेंडेंट को हम प्लांट हेड भी कह सकते हैं, प्लांट मैनेजर भी कह सकते हैं एक तरीके से, तो इसीलिए वो मिडिल लेवल में आता है. सो अब ये पूरा चार्ट समझ लिया, इसके एग्जाम्पल समझ लिए. अब हम समझेंगे फीचर्स ऑफ टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो सबसे पहले आते हैं फीचर्स ऑफ टॉप लेवल. टॉप लेवल का क्या है? सबसे पहले तो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
मतलब ये सबसे सीनियर होते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे सीनियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की। बेसिक टास्क टू डिफाइन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो बेसिक टास्क होता है वो होता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव या गोल्स बताना ऑर्गेनाइजेशन के, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक काम है, जैसे किस लिए बनी है, तो वो सारे गोल्स बताना सब लोगों को। और फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि ये जो टॉप लेवल के मैनेजर है यही सारे टॉप लेवल के डिसीजन लेंगे, सो यही रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी अगर उन डिसीजन के जो आउटकम्स होते हैं उन सब डिसीजन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, कि अगर उन डिसीजन से कुछ अच्छा हुआ तो वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फर्म के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मार्केट में कुछ बुरा हुआ तो उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, डिसीजन ही इन्होंने लिया है। उसके बाद आते हैं दे एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट यानी जैसे हमारा बिजनेस है, जो इसके बाहर की सारी चीजें हैं ना वो सारी आएगी बिजनेस एनवायरनमेंट में, यानी जैसे हमारा एनवायरनमेंट होता है वैसे बिजनेस का भी एक एनवायरनमेंट होता है। सो वो बिजनेस एनवायरनमेंट यानी बिजनेस स्टडी करते हैं कि बाहर क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है, मार्केट का स्टाइल क्या चल रहा है, सब कुछ, और फिर उस हिसाब से चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंगली। यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट में पहले उसको स्टडी करते हैं क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से अपनी कंपनी में चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट आता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अब डिसीजन टॉप ले रहा है तो अगर जो उससे इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे तो वो भी टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी सोसाइटी में मान लो अगर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो वो भी टॉप लेवल का डिसीजन ही है ना, किसी वजह से पोल्यूशन हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टॉप लेवल की होगी, यानी जो भी सोसाइटी पे इम्पैक्ट आता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। फिर लास्ट है देयर जॉब इज टू स्ट्रेसफुल कॉम्प्लेक्स एंड डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स, यानी क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी को संभालना इतना आसान तो होगा नहीं, तो उनकी जो जॉब है बड़ी कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रेसफुल है और डिमांडिंग लॉन्ग आवर, यानी उनको ज्यादा टाइम देना पड़ता है अपनी जॉब को। ऐसे नहीं है कि 1 घंटे में सारा काम हो गया, पूरे कई साल भी लग जाते हैं उनको छोटे मोटे डिसीजन लेने में। सो इसलिए लॉन्ग आवर कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेसफुल एंड डिमांडिंग लॉन्ग आवर है। इसमें एक पॉइंट और हो सकता है कि जो उनका कनेक्शन है ना वो आउटसाइड वर्ल्ड से रहता है, जैसे गवर्नमेंट हो गई, अलग अलग कंपनीज हो गई, तो उनका जो डायरेक्ट कनेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड से रहता है। और जो मिडिल लेवल है, लोअर है, इनका नहीं रहता, बट जो टॉप है ना वो पूरी आउटसाइड वर्ल्ड से इनका कनेक्शन रहता है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो चाहो तो, नहीं भी चाहो तो ये पॉइंट इनफ है, क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से सिर्फ 4 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, या कभी कभी 6 का भी आ सकता है। तो इसमें आपका पूछा जाएगा कि टॉप लेवल के फीचर बताओ या मिडिल के या लोअर के, तो मैक्सिमम 4 का ही आएगा, उससे ज्यादा का नहीं आएगा। तो अगर आप ये फीचर उसमें लिख देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ मिडिल लेवल। ये तो बहुत आसान है, लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल, यानी ये जो मिडिल लेवल है ये टॉप और लोअर के बीच का एक लिंक है, एक चेन है उनके बीच की जो उनको जोड़ती है एक साथ। फिर उसके बाद है सुपीरियर टू लोअर लेवल, सबऑर्डिनेट टू टॉप लेवल। यार एक पहले तो आपको समझना पड़ेगा सुपीरियर सबऑर्डिनेट का मतलब। सुपीरियर मतलब जो मुझसे ऊंचा, मेरे से ऊंची पोस्ट पे। सबऑर्डिनेट मतलब मेरे से नीची पोस्ट पे। तो जो मेरे से ऊपर होगा वो मेरा सुपीरियर है और मैं उसके हूँ सबऑर्डिनेट। जो मेरे से नीचे होगा वो मेरे सबऑर्डिनेट है और मैं उसका सुपीरियर हूँ। सो वही बात ये लिखी है कि सुपीरियर टू लोअर लेवल, यानी लोअर लेवल से ऊपर ऊंचे है पोस्ट में, एंड सबऑर्डिनेट टू टॉप लेवल, यानी जो टॉप लेवल है उससे नीचे है। तो ये भी बहुत आसान सा पॉइंट है, देख के पता लग रहा है स्टार्ट को। 2 पॉइंट तो ऐसे ही है। मेन टास्क टू इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल प्लान्स मेड बाय टॉप लेवल। इनका जो मेन टास्क होता है ना वो होता है जो प्लान्स को इम्प्लीमेंट यानी अप्लाई करना, जो लोअर लेवल को पहुंचाना है इनके टॉप लेवल के बनाए हुए प्लान्स, और कंट्रोल करना। कंट्रोल का क्या मतलब है? कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि सब चीजों को कंट्रोल करना हाथों से, ये सब। इसका मतलब है कि हाँ, जो हमने प्लान बनाया उसको देखना, और फिर जो एंड में जाके हमारा एक्चुअल आउटपुट आया उसको देखना, उनके बीच में डिफरेंस है तो फिर उस हिसाब से करेक्टिव एक्शंस लेना। सो ये होता है कंट्रोल का मतलब। ये एक फंक्शन है, चैप्टर भी पूरे इसमें। एक पॉइंट अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, अदर नेम ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, डिविजनल हेड और डिपार्टमेंट हेड। ये चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज ऑफ लोअर लेवल। अब ये क्या है कि जो डिसीजन टॉप लेवल लेता है उसको मिडिल लेवल नीचे लोअर लेवल तक पहुंचाता है। तो क्योंकि मिडिल लेवल ही लिंक है, तो अगर जो लोअर लेवल है वो सही से काम नहीं कर रहा, कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसके लिए मिडिल लेवल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मिडिल लेवल ही लिंक कर रहा है इन दोनों को, इस वजह से। और फिर लास्ट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो मिडिल लेवल है वो सब एम्प्लॉय के मोटिवेशन में काम करते हैं, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय है, ताकि वो लोग अच्छा काम कर सके, आगे और अच्छा प्रोडक्शन कैपेसिटी बना सकते, आउटपुट अच्छा देख सके, कॉस्ट मिनिमाइज कर सके। तो इसलिए लास्ट है आपका फीचर्स ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें क्या है,
डायरेक्टली ओवरसी वर्क ऑफ लोअर लेवल। ये क्या है ना, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है ना, इसका मतलब ये नहीं कि लेबर है, इसका मतलब है जो वर्कर है ना उससे पहले एक लेवल आता है जो वर्कर और लेबर्स को हैंडल करता है, वो होता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनका काम होता है वर्कर को हैंडल करना। तो ये इसका फीचर है कि ये डायरेक्टली ओवरसी वर्क ऑफ लोअर लेवल, यानी ये डायरेक्टली जो लोअर लेवल वाले काम कर रहे हैं, ओवरसी वर्क ऑफ लोअर लेवल नहीं होगा, ये होगा आपका वर्कर्स। सो डायरेक्टली ओवरसी द वर्क ऑफ वर्कर्स, यानी जो वर्कर काम कर रहे हैं ना, तो ये डायरेक्टली उन पर नजर रख सकते हैं कि हाँ ये क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है डायरेक्ट लिंक विद लोअर लेवल। ये डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं वर्कर्स के साथ, जो नीचे वर्कर्स और लेबरर्स होते हैं, तो उनके साथ इनका डायरेक्ट लिंक होता है। क्योंकि उससे पहले अगर आप देखो तो मिडिल लेवल है, उसके ऊपर टॉप है, लेकिन जो लोअर लेवल है उसी का लिंक है नीचे वर्कर्स के साथ, तो इनका डायरेक्ट लिंक होता है। फिर एक कन्वे देयर ग्रीवेंसेस टू मिडिल लेवल। तो जो नीचे जो वर्कर्स की जो ग्रीवेंसेस, जो उनकी शिकायतें होती है, उनको टॉप, मिडिल और टॉप लेवल तक कन्वे करते हैं, क्योंकि यही लिंक है। और इसी लिंक की वजह से हम एक पॉइंट बना सकते हैं। हाँ, इस पॉइंट को अगर हम एक्सटेंड करना चाहें तो ये कर सकते हैं, लिंक बिटवीन लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल, नहीं, लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मिडिल लेवल। सो इस पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स। तो अब जो भी वर्कफोर्स एक्टिविटी करेगी वो उसी बेसिस पे करेगी जो लोअर लेवल उनको इन्फॉर्मेशन देगा, और लोअर लेवल वही इन्फॉर्मेशन देगा जो टॉप से आएगी। तो मान लो टॉप से सही इन्फॉर्मेशन आई, लोअर लेवल ने जाके अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो वर्कर तो वही काम करेंगे, लेकिन अगर गलत काम करें तो उसके लिए लोअर लेवल ही रिस्पॉन्सिबल होगी, इन्फॉर्मेशन तो वही देगा एट द एंड ऑफ द डे। सो ये है आपका फीचर्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये पूरा चार्ट है लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो इस पर मूव ऑन करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो इसमें हमें मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वैसे तो इसमें हमें बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेना है बस कि फंक्शंस क्या होते हैं, बिकॉज आगे के जो 5 चैप्टर्स है वो इन पूरा एक फंक्शन पे एक चैप्टर है, सो आप उसमें डिटेल में समझेंगे। तो अभी तो मैं बस आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। सो प्लानिंग में क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। यानी प्लानिंग का मतलब क्या कह सकते हैं, प्लान बनाना, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, यानी पहले से सोच लेना। जैसे मेरा कोई गोल है कि मेरे को कुछ भी करना है, तो मैं उसके लिए पहले से सोच लूँ, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू कि क्या करना है, एंड हाउ टू डू कि क्या कैसे करूँ। तो ये हो गया प्लानिंग, यानी प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। इसको ये भी कहते हैं, मतलब कि प्लानिंग एक तरीके से एक ब्रिज का काम करती है कि अभी हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये होगी प्लानिंग। प्लानिंग हमें एक स्टेप्स देती है, प्लानिंग मतलब हमें एक स्टेप्स देती है कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो उससे हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। सो दिस इज प्लानिंग। उसके बाद आएगा ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज इन अ स्टैंडर्ड वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। सो इसमें क्या है, इसका मतलब है अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज इन अ स्ट्रक्चर्ड वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव। मतलब कि जो रिसोर्सेज और एक्टिविटीज है उनको एक स्ट्रक्चर्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अचीव करना अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब जैसे कोई चीज़ अगर सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई है, कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं रखी हुई, तो कोई भी कंपनी, कोई भी जो भी इंडस्ट्री है वो काम नहीं कर पाएगी। बट अगर हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड रहे, सबको पता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इन दो लोगों के बीच में क्या रिलेशन है, वो किसके टॉप लेवल है, वो किसके सबऑर्डिनेट है, वो किसके सुपीरियर है, सो उससे क्या रहेगा, कोई भी काम करने में ईजी रहेगा। सो वही ये कहना चाह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग का वर्क होता है कि अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज इन अ स्ट्रक्चर्ड वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है स्टाफिंग। इट रेफर्स टू एक्वायरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ HR। मीन्स कि एक्वायरिंग का मतलब होता है कि लेना, हायर करना, डेवलपमेंट मतलब उनको डेवलप करना, उनको ग्रो करना, ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ अ कंपनी। दो कंपनीज के बीच में सेम एसेट हो सकते हैं, नॉन लिविंग एसेट, बट जो ह्यूमन रिसोर्स है वही उनको डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि हर ह्यूमन एक अलग डिसीजन लेगा और उस बेसिस पे वो कंपनी उतना सक्सेस होगी। सो इसलिए स्टाफिंग में यही होता है, हायरिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सो ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है डायरेक्टिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग, ओवरसीइंग एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसमें क्या है कि इसमें लीडर होता है, लीडिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और ओवरसी यानी सुपरवाइज करते हैं एम्प्लॉयज को टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल।
मीन्स कि हमें एम्प्लॉय को एज अ लीडर लीड करना होता है कितने अच्छे से, फिर हमें उनको मोटिवेट करना होता है कि एम्प्लॉय का मोरल डाउन ना हो, वो अच्छे से काम कर सके। उसके बाद हमें उनको सुपरवाइज ओवरसी करना होता है, उनमें नज़र रखनी पड़ती है कि ये काम जो कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं, और कम्युनिकेट भी करना पड़ता है उनसे। सो वही है डायरेक्टिंग। और ये सब क्यों करते हैं? इन सब चीज़ों को करने का रीज़न एक ही है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। लास्ट है कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि हम स्टार्टिंग में तो सबसे पहले बनाएंगे प्लान, फिर प्लान के बाद हम एट द एंड ऑफ द ईयर जाके जब भी वो प्लान कंप्लीट होगा हम देखेंगे कि जो हमारी परफॉर्मेंस है एक्चुअल वो प्लान परफॉर्मेंस से कितनी मैच हो रही है। अगर उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है तो डजेंट मैटर, बट अगर बड़ा डिफरेंस है तो हम उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेंगे कि क्या करें। सो वही कंट्रोलिंग है। और ये सब कुछ मैंने पहले बताया था, इसीलिए है कि हम अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। So now let's move on to last topic, coordination, the essence of management. So the forces that binds all function. Coordination क्या है? Coordination तो हम हिंदी में समझ सकते हैं तालमेल। The force that bind all function, यानी एक फोर्स, एक तरह की शक्ति है जो सारे फंक्शन है ना इनको एक साथ जोड़ के रखती है। एक शक्ति जो इनको एक साथ जोड़ के रखती है उसको आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन। इट इज अ कॉमन प्रोसेस रन थ्रू ऑल एक्टिविटीज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सारी एक्टिविटीज में चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ये प्लानिंग से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लेकिन कंट्रोलिंग में खत्म नहीं होता क्योंकि कंट्रोलिंग के बाद हम फिर से प्लान्स बनाते हैं, तो ये फिर से मतलब कॉन्टिन्यूस से चलता रहता है। और इसको लोग समझते हैं कि एक सेपरेट फंक्शन है, जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है उनके अलावा एक 6 फंक्शन है, बट ये फंक्शन नहीं, एक तरीके का एसेंस है, एक तरीके का मतलब कि जैसे अगर ये सेपरेट फंक्शन होता तो कंट्रोलिंग के बाद अलग से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका कोई स्टार्ट नहीं है। ये बस प्लानिंग पे, ये हमेशा चलता रहता है। प्लानिंग पे स्टार्ट होता है तो उसका कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, कंट्रोलिंग फिर से प्लानिंग करेंगे तो मतलब ये चलता रहता है, इसका ना कोई स्टार्ट है ना कोई एंड है। तो इस वजह से ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, ये एक एसेंस है पूरे मैनेजमेंट का। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। एक ही बात है, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक। सो पहला है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना। सो कन्वर्ट डाइवर्सिफाई कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इनटू पर्पसफुल वर्क, गिव कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट्स एंड अलाइनमेंट विद प्लान। यानी जो कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज होती है ना उन सबको जो कोऑर्डिनेशन की वजह से हम लोग एक सिंपल वर्क में कर सकते हैं जो एक इंसान कर सके। ऐसा नहीं कि बहुत डाइवर्सिफाइड इतना कॉम्प्लेक्स वर्क है रॉकेट साइंस टाइप का जो एक इंसान कर ही ना पाए। तो कोऑर्डिनेशन उस चीज को, डाइवर्सिफाइड चीज को ऐसी चीज में कन्वर्ट, पर्पसफुल वर्क यानी थोड़े सिंपल वर्क में कन्वर्ट करती है जो एम्प्लॉयज कर सके। जिससे क्या होता है, सारे एम्प्लॉयज का जो फोकस है वो कॉमन रहता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, और उस वजह से उनके जो प्लान है ना वो अलाइन यानी मेल खाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्लान से। सो यही है इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट्स, मतलब कि सब चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को छोटी चीज़ों में तोड़ना, और फिर उस वजह से एम्प्लॉय वो काम कर पाएंगे आसानी से और वो अलाइन होंगे ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से। इसके बाद है इंश्योर यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता। सो एक्ट एज बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट, इंश्योर ऑल एक्शन डायरेक्ट टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यानी यूनिटी मतलब कि ये सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में एक, जो हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा कि एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स यानी इन सबको जोड़ के रखता है, इनमें एक यूनिटी बना के रखता है सारे डिपार्टमेंट्स में, फिर उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाते हैं। मतलब इन सबके एट द एंड ऑफ द डे हमारा काम यही है, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना और कुछ नहीं करना। तो इसके बाद है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इज नॉट वन टाइम फंक्शन, स्टार्ट्स विद प्लानिंग एंड कीप गोइंग ऑन। सो यानी ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये कोई ऐसा नहीं है वन टाइम फंक्शन की प्लान से स्टार्ट हुआ कंट्रोलिंग पे जाकर खत्म हो गया। जो प्लान है ना, प्लानिंग के बाद फिर जाते कंट्रोलिंग पे, कंट्रोलिंग पे होता ही प्रोसेस खत्म, लेकिन ये फिर से स्टार्ट होता है प्लानिंग से। तो ये ऐसे चलता रहता है और इसमें कोऑर्डिनेशन हमेशा चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। तो वही इसमें बताया गया है कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये हर फंक्शन में होता रहता है और ये कभी कीप गोइंग ऑन और ये कभी रुकता नहीं है। सो इसके बाद और परवेसिव। परवेसिव का मतलब आप लोगों को पता ही है, यूनिवर्सल। सो रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि हर जगह पे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो हमने पढ़ा था ना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है और हर फंक्शन में भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है।
फंक्शन मान लो प्लानिंग हम बिना कोऑर्डिनेशन करेगी, अकेला बता के मैं टीम में अकेला बोल रहा हूँ कि ये करो और मैं किसी कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, तो सब कुछ मिस हो जाएगा, कुछ भी मतलब सही से नहीं हो पाएगा। सो वही है कि कोऑर्डिनेशन परवेसिव है, ये सारे लेवल्स पे होता है और सारे फंक्शंस में होता है। इसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन क्या है ना, ये सबकी एक रिस्पॉन्स, सारे मैनेजर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरी मैनेजर इज रिगार्डलेस ऑफ हिज लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। तो जो हर मैनेजर है ना, उसका चाहे कोई भी लेवल हो, टॉप हो, मिडल हो, लोअर हो, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज को, एग्जांपल है कि टॉप लेवल पॉलिसीज को कन्वे करेगा मिडिल को, मिडिल पॉलिसीज को करेगा लोअर को, लोअर करेंगे वर्कफोर्स को। सो इससे अलाइनमेंट रहती है ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ, कि जो टॉप लेवल है वो पॉलिसीज को फॉर्मुले बताएगा मिडिल को, मिडिल बताएगा लोअर को, तो इससे ये ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाएंगे। सो यही है कि तो ये हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि टॉप भी कर रहा है, मिडिल भी कर रहा है, लोअर भी कर रहा है, उससे नीचे भी कोई है तो वो भी कर रहा है। सो लास्ट है डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर। सो मैनेजर नीड टू ऑर्गेनाइज एंड गाइड वर्क टू देयर टीम इवन इफ एवरीवन ऑलरेडी कोऑर्डिनेट विलिंगली। यानी इसका क्या मतलब है कि जो मैनेजर है ना, उनको हमेशा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और गाइड करना पड़ता है वर्क को, मैनेजर्स को, इवन आफ्टर, यानी इसके बिना कि मान लो कि मैनेजर, जो लोग उसके नीचे के मैनेजर है वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे को कोऑर्डिनेट करते रहना पड़ेगा। भले ही जो मेरे नीचे, जो मेरे टीम मेंबर्स है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे विलिंगली अपनी मर्जी से, बट फिर भी मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करूंगा, क्योंकि ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है। ये हो गए हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन खत्म। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और वैसे ये ज़्यादा एग्जाम में आता तो नहीं है, बट स्टिल मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें पहला पॉइंट है ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज का मतलब है कि जब मैनेजमेंट ग्रो करती है तो मैनेजमेंट के साइज के साथ साथ उसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो भी बढ़ते हैं। अब छोटी सी एक शॉप से कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई, वो बड़ी होगी तो उसमें वही 4 लोग नहीं रहेंगे, उसमें और लोग बढ़ जाएंगे। सो जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। सो वहीं पे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट वहाँ पे काम आती है, वहाँ पे महत्व होता है कोऑर्डिनेशन का। कि जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाए, उसमें एम्प्लॉयज बहुत सारे हो जाए, सो कोऑर्डिनेशन कम्स टू रेस्क्यू, सो डैट जो एम्प्लॉयज है वो सारे मैनेज हो सके, वो सारे काम कर सके एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को कंप्लीट करने की तरफ। उसके बाद है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है कि ये डिफरेंट, जो मैंने बताया टॉप, मिडिल, लोअर, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं और इनके अंदर डिफरेंट पोस्ट पे होते हैं सारे। सो मतलब क्या होता है कभी कभी कि जैसे एग्जांपल ले लो कि फाइनेंशियल मैनेजर, जो प्रोडक्शन मैनेजर उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो मतलब क्या इनकी पोस्ट डिफरेंट है, तो कभी कभार इनके माइंडसेट्स भी डिफरेंट हो जाते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करते। क्या करते हैं, ये अपने डिपार्टमेंट का जो गोल है उसको कंप्लीट करने की सोचते हैं, रादर देन जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको कंप्लीट करने की जगह। सो इसलिए कभी कभार इनके अंदर क्वेरल्स हो जाती है। सो इस वजह से जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन की वजह से ही वो सब लोग जुड़े रहते हैं, कि डिफरेंट डिपार्टमेंट को भी जोड़ के रखता है, डिफरेंट लेवल्स को भी जोड़ के रखता है। सो दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन लास्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। अब क्या है, जो मॉडर्न जो बिजनेस है उसमें जो मशीन्स है, जो बाकी सारे जो वर्क है ना, टास्क है, वो सारे बड़े कॉम्प्लेक्स है, बड़े डाइवर्सिफाइड है। सो उसके लिए क्या है, हमें कॉम्प्लेक्स जो स्पेशलाइज्ड पीपल है उनको हायर करना होता है। स्पेशलाइज से लोग समझते हैं कि सिर्फ जो क्वालिफाइड हो ज़्यादा वो, बट स्पेशलाइज का मतलब सिर्फ वो नहीं होता। स्पेशलाइज का मतलब होता है कि जो और अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे जब अब हम किसी स्पेशलाइज्ड को अपने कंपनी में बुलाएंगे, तो क्या होगा, वो स्पेशलाइज्ड अपने आप को स्पेशलाइज समझ के उसके अंदर एक ईगो आ जाएगा और वो किसी की बात नहीं सुनेगा, वो अपनी चलाएगा। सो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, कि कोऑर्डिनेशन की वजह से वो बाकी लोगों की बात नहीं सुनता है, इवन आफ्टर बीइंग स्पेशलाइज्ड। सो ये हो गया स्पेशलाइजेशन। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। तो आपकी बुक में दे रखा है ग्लोबल विलेज। सो आज के टाइम पे मैनेजमेंट एक ग्लोबल विलेज कैसे है कि जो पूरी वर्ल्ड है वो पहले तो डिफरेंट कंट्रीज में बटी हुई है।
तो पहले क्या था, पहले उनके बीच में ट्रेडिंग कम थी, बट आज के टाइम पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, सो वो क्या है उनके बीच में ट्रेडिंग फैसिलिटेट करती है। सो आज के टाइम पे ना जो पूरी वर्ल्ड है ना, ग्लोब है, वो पूरा एक विलेज बन चुका है। भले ही कंट्रीज अलग हो, बट वो एक तरीके का ग्लोबल विलेज है जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर एक दूसरे का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, अलग अलग चीज़ों को मैनेज करते हैं। सो यही आज की मॉडर्न डे की 21st सेंचुरी मैनेजमेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज आपका चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, और कोई भी डाउट हो सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो और पर्सनली DM me on Instagram. So if you like the way I teach, do subscribe, like, share and follow me on Instagram. एंड इस इन लेक्चर्स को शेयर करें जितने ज़्यादा लोग हो सके, ताकि उनको भी पता चले कि बड़ी चीज़ों को भी छोटे उसमें पढ़ाया जा सकता है। और फिर इसके बाद मैं एक लेक्चर और डालूंगा, अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे कि जो सारे चैप्टर के कीवर्ड्स हैं, सारे निमोनिक्स हैं, ताकि ये चैप्टर जो पूरे 50 पेज का चैप्टर 20-30 पेज का चैप्टर है वो आप एक पेज में लिख के लर्न कर लो। सो अगर आप ये चाहते हो तो उसके लिए मेरे को 100+ कमेंट्स चाहिए। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम आर्यन साइनिंग ऑफ।